Let's start. Can you all see it? Or should I enlarge it? Okay. Is it okay now? Let's start now. So Voice is an important consumer organization. Voice नाम की कंपनी है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी. It organized workshops in the month of December. दिसंबर के महीने में उसने वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज की. ठीक है, दिल्ली एनसीआर में कंज्यूमर्स के लिए. जो थीम थी वो थी ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम फार्मर्स, फार्म टू प्लेट, है ना. ये उसकी थीम थी. टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग की और ज्यादा अवेयरनेस लेके आई जा सके, ताकि कंज्यूमर कन्वेंशनल फूड को स्विच कर सके. कन्वेंशनल फूड यानी जो ऐसा फूड है जो हमारे पेट में जाकर कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह बनाता है, जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके बनता है ना. उस तरह के खाने को जो कंज्यूमर है वो छोड़ सके, इसलिए ऐसा किया गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब एक्सपर्ट स्पीकर्स फार्मर कम्युनिटी के, उन्होंने एक्सप्लेन करे हार्मफुल इफेक्ट यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड के फार्मिंग के अंदर क्या होता है. सही है. तो उस वर्कशॉप में ये बताया गया और इंपॉर्टेंस बताई गई ऑर्गेनिक फूड की. जो लोग थे उन्हें इन्फॉर्म करा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलरली सैंपल्स वगैरह टेस्ट करती रहेगी, ताकि कोई भी मिलावट वगैरह देखी जा सके. देखिए, देख के ही सामने से पता चल रहा है कि सोसाइटल मार्केटिंग दिख रही है यहाँ पे, बट वी हैव टू वेट कि पूछा क्या गया है ना. सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो अपना रहे थे अपना, है ना. दिमाग को खुला रखते हुए अगर देखें तो द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो पब्लिश होते हैं मंथली मैगजीन के अंदर, कंज्यूमर वॉइस नाम से, ताकि लोग अवेयर हो सके कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो क्या होती है. और एड और लीगल एडवाइस भी ये लोगों को देते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, ताकि वो रेमेडी ले सके. तो कौन सा फंक्शन कंज्यूमर वॉइस कर रही है? फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, है ना. तो यहाँ बेटा वो कंज्यूमर को एडुकेट कर रहे हैं, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर? कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में. दैट्स व्हाई राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन हम इसमें लिख सकते हैं. उसके अलावा अगर हम बोलें तो बाकी सबका मैं एक एक करके आपको मीनिंग बता देता हूं, है ना. तो आप खुद सुन लेना कि कौन सा वाला होगा. हाँ भाई, एक एक करके सारे के सारे राइट्स बताते जाओ. ईशा, पहली राइट कौन सी है? राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी, किसी प्रोडक्ट से सेफ्टी का हमें अधिकार होता है ना. तो ये जो है वो हमें बता रहे हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से अनसेफ हो सकते हैं, है ना. तो हमें प्रोडक्ट से सेफ्टी का अधिकार है. ये तो हम कह सकते हैं कि भी ये उसमें भी हो सकता है, बिकॉज वो हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है. दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का जो सेलर है वो हमें देगा, या प्रोडक्ट का जो लेबल है उसके ऊपर पूरी की पूरी इन्फो लिखी हुई होनी चाहिए. तो यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फो है वो ये वाली इन्फो कभी भी एक सेलर दे नहीं सकता. वो प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स बता सकता है केवल, तो ये तो किसी भी तरह नहीं आ रहा. नेक्स्ट, राइट टू बी अश्योर्ड का मतलब है हम इस चीज को लेकर अश्योर्ड हो जाएं कि हमने जो चीज खरीदी हम वही खरीदना चाहते थे, और हमें चुनने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, है ना. राइट टू चूज भी हमें होना चाहिए कि भाई हम जब कोई भी चीज खरीदने के लिए जाएं तो एक चीज ऑफर खरीदें और वही जबरदस्ती थोपी ना जाए. हमें एश्योर होने का अधिकार है कि हमने सही चीज खरीदी. राइट टू बी एश्योर्ड वो इसलिए क्योंकि वो केस स्टडी पुरानी थी. ठीक है ना. राइट टू चूज नाम से अब कोई राइट ही नहीं बची. 2019 से अब चेंज हो गया ना सब. तो पुरानी केस स्टडीज दी हुई हैं, एक्चुअली 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दे रखी होगी उसके अंदर, कोई बात नहीं है. अब जैसे 2019 वाला है तो यहाँ पर भी हो सकता है कि वो वाला राइट टू चूज के हिसाब से दे रखा हो, है ना. मतलब कोई और अगर केस स्टडी आए तो. हाँ भाई, नेक्स्ट राइट कौन सी होती है? राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि अगर आपके साथ में कोई चीटिंग वगैरह होती है तो आपको सबसे पहले सेलर सुने, है ना, और आप उसको अपना दुखड़ा रो सको, उसको बता सको कि आपके साथ क्या चीटिंग हुई, क्या प्रॉब्लम हुई. उसके लिए वो सेंटर वाला वो बाद में होता है ना. अगला क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल. तो बेटा राइट टू सीक रिड्रेसल ये वाला है कि वो जो आपका सेंट्रल वाला है, स्टेट वाला है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना, वो सीक रिड्रेसल के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. प्रकृति समझ में आ गया? देवांश
ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट्स हैं। तो बेटा राइट टू सेफ्टी तब तक जुड़ जाता है जब जब हम कंज्यूमर के हेल्थ को जोड़ दें, कंज्यूमर की लाइफ को जोड़ दें डायरेक्टली, सही है ना। तो यहाँ पर एडल्ट्रेटेड फूड से कंज्यूमर पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहे थे, इसलिए राइट टू सेफ्टी जुड़ रहा था, है ना। तो यहाँ जो कंज्यूमर को करने का काम कर रहे हैं ये प्रोटेक्शन के लिए, तो बेटा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन उनका वॉयलेट होने से बचा रहे हैं, है ना। और राइट टू सेफ्टी उनका वॉयलेट होने से बचा रहे हैं, है ना। ये इसमें मेन चीज आ रही है। क्लियर, ठीक। चलिए और बताइए। अच्छा एक सेकेंड, एक और चीज दिखी हुई है यहाँ पे, स्टेट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंज्यूमर वॉइस। कंज्यूमर वॉइस कंपनी ने फंक्शंस क्या परफॉर्म करे, है ना। तो बेटा फंक्शंस जब लिखा हो प्लूरल में है तो एक चलो स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि भाई राइट्स को वॉयलेट होने से बचा रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होगा, है ना। तो इसमें वो अपनी सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कुल मिला के कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो जुड़ गया है उससे वैल्यूज जुड़ गई है कि क्या क्या वैल्यूज ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना। मॉरल जस्टिफिकेशन, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना, अवेयरिंग अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट, तो इस तरह की लाइनें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं तुषार कभी भी पूरी तरह बुक में नहीं पाई जा सकती, यू हैव टू लर्न द वैल्यूज, है ना। यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं कंज्यूमर को बचाने का काम कर रहे हैं एक तरीके से, और कोई भी कंपनी कंज्यूमर को बचाने के लिए बाध्य नहीं होती इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को बचा लिया, दैट इज ऑल ओके, ठीक है। लेकिन लिखना तो और भी है हमें, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने दूसरी चीजों को बताया, बिकॉज यहाँ पर फंक्शंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ पूछ रहे थे, यही है बस। हाँ एक क्वेश्चन और है बट इस क्वेश्चन में तो यही है ना बस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया इस पूरे के पूरे केस में बताओ। देख सकते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट ने इसमें कुछ नहीं अरे किया ना। सुनिए पहले, हाँ बोलो। जैसे इसमें ये बताते हैं कि कोई भी मतलब सोसाइटी की मतलब वेलफेयर लेके चलना होता है, जैसे हाँ। कस्टमर राइट को लेके, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना तो हमें पहले सोसाइटी का वो हेल्प वो सीएसआर में आ गया ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन तब तक नहीं जोड़ सकते हो आप जब तक गवर्नमेंट लिटरली कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जब इसमें जुड़ जाएगी तब तो ठीक है, गवर्नमेंट अगर नहीं जुड़ रही है यू कांट राइट इट एनी हाउ, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाले केस को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एल रघुनाथ, सबसे पहले देख लो इसमें पूछा क्या गया है ना। सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर देखा गया है बिल्कुल एंड में कि वेयर कैन रघुनाथ मेक अ फर्दर अपील इन केस ही इज नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल कमीशन। तो बेटा आंसर हमें बिना केस स्टडी पढ़े पता है कि सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब एक सेकेंड, अब हमें ये चीज तो पता है लेकिन केस स्टडी पूरी पढ़नी चाहिए एक बार। यहाँ पर ये हमें पता है कि भाई सबसे पहले हम कहाँ पर करते हैं, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर आप खुश नहीं हो तो 45 दिन में स्टेट कमीशन में कर सकते हो स्टेट फोरम, फिर 45 दिन में आप जो है उसके फैसले के नेशनल फोरम में कर सकते हो, नेशनल फोरम से प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर केस को देख लेते हैं एक बार क्या है। सुप्रीम कोर्ट तो हम जानते ही हैं वरना, ठीक है। अगर ये एक नंबर का केस होता तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट लिख देता है इसमें, ठीक है, मुझे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसमें। लेकिन ये अगर ज्यादा का हो सकता है तो मुझे एक बार रीड कर लेना चाहिए। रघुनाथ जो है वो हैप्पी नहीं था जजमेंट से डिस्ट्रिक्ट फोरम के हेल्थ इंश्योरेंस केस से रिलेटेड। उसको ये बताया गया कि जो कंज्यूमर है ही कैन फाइल एन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन, यानी वो अपील को कंज्यूमर मतलब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जब वो गया तो उसे बताया गया कि भाई तुम स्टेट कमीशन में जा सकते हो, है ना। और बाद में स्टेट कमीशन का ऑर्डर उसने चैलेंज किया जा सकता है नेशनल कमीशन के द्वारा अगर रिक्वायर्ड हो, है ना। तो रघुनाथ जो है वो अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी खुश नहीं होता है तो कहां अपील करेगा, तो बेटा आंसर इसमें सुप्रीम कोर्ट ही है, जा सकता है। अब खुद देखिए इसके अंदर कोई बताई नहीं गई है साइडलाइन। एनी अदर केस। राइट की बात करें तो वो सी हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेरी जो है हमारी वो है क्वेश्चन नंबर 32, राइट।
है? देख ले बेटा, क्वालिटी का कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, और बड़ा ठीक है, फुल स्क्रीन देखिए आप। हाँ जी, तो देखिए फ्लिपकार्ट जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसको 2007 में शुरू करा गया, है ना। सचिन बंसल और विनय बंसल ने इसको शुरू किया था, बहुत ही फेमस स्टार्टअप था ये। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड थी सिंगापुर के अंदर, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु इंडिया में है। कंपनी ट्रैफिक को बढ़ाना चाहती है अपनी साइट के ऊपर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पहले देख लीजिए कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है कि अलग अलग टाइप के जो प्लान्स हैं जो फ्लिपकार्ट यूज कर रही है बाय कोडिंग द लाइंस, तो प्लान्स पूछे गए हैं, है ना। कंपनी जो है वो अपने साइट पर ट्रैफिक को बढ़ाना चाहती है, मोर क्लिक्स ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड बूस्ट सेल बाय नेक्स्ट क्वार्टर। सही है, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये टेम्पररी छोटा सा ऑब्जेक्टिव है ना, थोड़े समय का, तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। फ्लिपकार्ट पहली कंपनी थी जिसने कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी दी, पॉलिसी, है ना। चलिए आगे। इस ऑफर को देने से पहले कंपनी ने एनवायरमेंट को स्कैन करा और बहुत सारे फंड्स इसके अंदर एलोकेट करे इस ऑफर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंड्स को एलोकेट किया, यानी फंड्स को लगाया, लगाया तो पहले रखा भी होगा, यानी बजट। सही है, आगे। जो कंपनी है वो इन जनरल 2 वीक रिटर्न ऑप्शन देती है, तो बेटा 2 वीक रिटर्न ऑप्शन को भी पॉलिसी के संग जोड़ देना, है ना। लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ऑर्डर को रिसीव करने के बाद में कंपनी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करती है ना, स्टेप्स के। तो बेटा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आ रहा है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट तक, यानी कि ये हो गया आपका प्रोसीजर, है ना, मेथड नहीं, प्रोसीजर। ठीक, कंपनी जो है वो अलग अलग ऑप्शंस देती है, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये आ गया मेथड। सही है, फिर इस ईयर कंपनी प्लान कर रही है कि 50 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के अंदर देगी अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्लान कर रही है, यानी बजट, तो इसको भी बजट में डाल देना। सही है, फ्लिपकार्ट ने राइट टू टर्मिनेट, मतलब आपकी जो मेंबरशिप है उसे टर्मिनेट करने का राइट भी रिजर्व कर रखा है ना। हाँ, या आपके प्रोडक्ट को डिलीवर ना भी करे, अगर ये पता चलता है कि तुम 18 ईयर्स से कम के हो, तो ये पॉलिसी में आ जाएगा आपका, है ना। और ये चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उसमें लिखा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स यूज्ड बाय फ्लिपकार्ट। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है बड़े आराम से। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यह है कि सबसे पहले, है ना, आप इसमें स्टार्टिंग लाइन दीजिए, है ना। शुरुआत के लिए जो स्टार्टिंग लाइन है वो कुछ इस तरीके की रहेगी, देयर आर वेरियस प्लान्स। ठीक है, सम ऑफ द प्लान्स which can be seen in the aforementioned case are as follows। सही है, अब जो केसेस हैं, मतलब जो सारे के सारे प्लान्स हैं जो आपको दिखाई दिए इसके अंदर, वो हर एक प्लान को लिख दीजिए, कितनी, 5-5 लाइन छोड़ के, जो जो प्लान आपको इसमें दिखाई दे रहा है। सही है, शुरू से एंड तक आपने इसमें लिख दिया। 5 लाइन क्यों छोड़ी है वो सुन लीजिए। 5 लाइन इसलिए छोड़ी है कि जब तुम कोई पर्टिकुलर प्लान लिखोगे तो उसके ठीक नीचे कोटेड लाइन लिख दोगे, है ना। और जैसे कि मैंने बताया, देखो पॉलिसी के अंदर 2 आ रहे थे, बजट में 2 आ रहे थे, तो इस तरह से वो 3-3 लाइन तो वही घेर लेंगे बड़े आराम से, है ना। 3 नहीं 2 लाइन तो उसमें घेर जाएंगे। फिर उसके बाद में जो बाकी का स्पेस बचा हुआ 2 लाइन का, 1 लाइन का या 3 लाइन का, उसके अंदर आप डेफिनेशन लिखोगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से प्लान आए हैं वो लिख दो 5-5 लाइन छोड़ के, और फिर उसके बाद में जो कोटेड लाइंस हैं वो उसके अंदर लिख दीजिए, और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। सही है, तो आंसर में कंटेंट भी रहेगा, और तुम जो चीजें उसमें लिखनी है डेफिनेशन, उसको भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमें एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, उसमें कुछ चीजें पूछी दी गई हैं, उसके अंदर लाइन को एज इट इज कोड भी करना है, और उसके अंदर कुछ बना के भी लिखना है। तो तीनों चीजों को 3 समय पे करोगे तो ज्यादा अच्छा है, डिवाइड करके, है ना। कि सबसे पहले क्या क्या पूछा गया वो लिख दो, फिर दूसरे में उसमें से क्या क्या देख देख कर लिखना है कोटेड लाइन वो लिख दो, फिर तीसरे में उनके सबके मीनिंग लिख दो, तो आपका समय ज्यादा खर्च नहीं होगा, है ना। और डेफिनेशन बनाने में आपका फ्लो बना रहेगा। ठीक, पूरा पूरा लिखने की कोशिश मत करना हर एक में, वरना टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए, बाकी इस तरह का केस आएगा तो आप समझ जाएंगे, मेरी ये बात दोबारा से ध्यान आ जाएगी। ठीक है, चलो दूसरा केस देखते हैं इसका।
हाँ भाई, दूसरा केस है, अपनी स्टडीज को प्रोडक्ट डिजाइन की कंप्लीट करने के बाद सरिता जो है वो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के, ठीक है, ताकि जो मोबिलिटी और कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है पर्सन की स्पेशल नीड्स को लेके, यानी पर्सन विद स्पेशल नीड्स, यानी डिसेबल्ड पर्सन मान लीजिए, है ना, उनको लेके वो कोई काम करना चाहती है, क्लियर। तो ये इसकी पॉलिसी में आ रहा है, एक तरीके से पूछा क्या गया है, एक्सप्लेन द टाइप सरिता इज डिस्कसिंग। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन की बात करी गई है कोई, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं। तो बेटा पीओएसडीसी में से कौन सी ऐसी चीजें के टाइप्स होते हैं, प्लानिंग के टाइप्स होते हैं, बाकी किसी के टाइप्स नहीं होते, बाकी सबके एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो ये पहले ही क्वेश्चन खुल गया आपका। तो सबसे पहले तो प्लानिंग की डीलिंग दे देंगे, प्लानिंग की डेफिनेशन वगैरह, है ना, और फिर प्लान्स वगैरह बता देंगे, यानी स्टार्टिंग में इसमें प्लानिंग की डेफिनेशन आनी है। हाँ, फंक्शन कौन सा आ रहा है वो, तो प्लानिंग आ रहा है इसमें, तो प्लानिंग की स्टार्टिंग दे दी, तो उसके बाद में कौन से प्लान्स आ रहे हैं वो दे दी, सही है। चल उसको रीड करते हैं, तुम बताते जाना कौन सा वाला आ रहा है। तो यहाँ पर इसने अपनी जो प्रोडक्ट को रखा है वो किस लिए रखा है, पर्सन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ये तो पॉलिसी हो गया, है ना। फिर she told her friends that she wanted to focus on supplying high quality goods. उसने अपनी फ्रेंड को बताया कि वो हाई क्वालिटी गुड्स को अफोर्डेबल प्राइस पर देगी। The USP of the product would be sensitivity to the challenge and needs of the differently abled people. जो USP है वो ये रहेगी, ये पॉलिसी में आ रहा है आप, है ना। आप चाहो तो अफोर्डेबल क्वालिटी गुड्स ये भी दे सकते हो, है ना, चाहो तो ये भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आता है, she wants to employ only different abled persons in a factory. केवल डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को ही अपनी फैक्ट्री में रखेगी वो, और जो सेल्स ऑफिसर है वो भी थ्रू द कंट्री। तो क्या हो गया, मेथड, काम करने का तरीका, है ना, काम करने का तरीका क्या है इनका, ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों से काम लेंगे केवल, ठीक है। Then this decision of Sarita provides the base for interpreting her strategy. यानी इससे जो है डिसीजन से सरिता को बेस मिल गया अपनी स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट करने में, है ना। आगे, दिस ऑल्सो डिफाइंस द ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच द कंपनी में रिक्रूट द पर्संस, यानी इससे जो है ब्रॉड पैरामीटर्स भी मिलते हैं जिसके साथ कंपनी पर्संस को रिक्रूट कर सकती है, पर्संस को रख सकती है। ये क्या हो गया, मेथड। चलो आगे, Sarita is also to decide about the exact manner and chronological order of procedure आ गया। chronological order जहां पर भी बोल रहे हैं ना, तो सीरियल वाइज किसी चीज को कैसे अचीव करेंगे बेटा, वो आ जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the above lines, Sarita is discussing about one of the function of the management. तो बेटा कौन से दिखाई दिया हमें, पॉलिसी, मेथड और प्रोसीजर। तो ये तीन चीजें हमें दिखाई दी। अब ये तीनों को, अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि है ना, तो हमें इन सब में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ही लिखना है आपको, क्लियर। तो मेरी राय क्या रहेगी, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले देखो हमें पूछा क्या गया है, तो टाइप्स को अंडरलाइन करके वहां प्लान और लिख दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम इस क्वेश्चन पे आओगे कि इसमें टाइप्स ऑफ प्लान पूछा गया था, क्लियर। और फिर जहां जहां कोटेड लाइन है उनको अंडरलाइन करके लिख दो कि कौन सा वाला प्लान यहाँ पर आया है, ठीक है। तो तुम्हें आधा काम पहले ही हो चुका होगा, और जब तुम इस क्वेश्चन पे आओगे तो तुम्हें डायरेक्टली प्लानिंग की डीलिंग लिखनी है, उसके बाद में कोटेड लाइन लिखनी है हर एक प्लान के साथ, और उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो एक्सप्लेनेशन रह जाएगा सोचने के लिए, बाकी सारा काम हो रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है, समझ गए। हाँ, अच्छा, अब एक और चीज डिपेंड करती है, जब हम पेपर लिखने के लिए जा रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग किस तरह का हो रखा है। अगर मैं पेपर लिखने के लिए जा रहा हूं और मेरा दिमाग बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, पेपर को लेके मैं बहुत ज्यादा वरीड हूं, तो मुझे फर्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन अगर मैं पेपर को लेकर वरीड कम हूं और मैं थोड़ा चिल में हूं, है ना, कि जैसा आएगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके का, तो मुझे पेपर को पीछे से शुरू करना चाहिए, रीड करना, लिखना नहीं, रीड करना। तो रीडिंग के दौरान मैं अपने 6 नंबर के चारों क्वेश्चन जल्दी उड़ा दूंगा, है ना, क्योंकि मेरी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी उस टाइम पर, बिल्कुल फ्रेश होगा इसलिए। तो 24 नंबर के क्वेश्चन सॉलिड तुम्हारे
पेपर पे लिख जाएंगे ऑलरेडी, समझ गए? तो अपने मूड को बहुत शांत रख के चलना। अगर पीछे के क्वेश्चन तुमने सबसे पहले रीड किए तो तुम्हारा पेपर बहुत सटीक सॉल्व हो रहा है, ठीक है? उसके पीछे के जो 6 नंबर के क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के बाद में पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसमें आपके एमसीक्यूज होंगे या जो भी कुछ गिवन हो, ठीक है? एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग, जो भी है, ठीक, वो सॉल्व करना। बट ये ध्यान रखना कि जब आपका बहुत ज्यादा चिल है दिमाग, तब आप पीछे से पेपर को रीड करना शुरू करिएगा, वरना पेपर को पीछे से रीड मत करना। और जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है, कभी भी पेपर को पूरा मत देखो, है ना? जब पेपर मिले तो एक बार ये चेक कर लो कि प्रिंटेड है सब जगह या नहीं, मगर रीड मत करो पूरा का पूरा एक बार में, है ना? सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन देख लिए, कौन सा मुझे आता है कौन सा नहीं। डोंट एक्सपेक्ट, है ना? एक्सपेक्ट मत करिए कि हमें बहुत अच्छा पेपर मिलना चाहिए, बहुत कठिन पेपर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको रीड करना है अपने मूड के अकॉर्डिंग। मूड बहुत ज्यादा वरीड है तो शुरू से रीड करेंगे, और मूड जो है चिल है तो पीछे से रीड करेंगे, लेकिन पीछे के 4 क्वेश्चन केवल, ठीक है? आगे बढ़े। हाँ जी। आप पूछ रहे हैं कि शिवांश आया है हाँ, और भूमि तो आने वाली नहीं है। क्यों? तो बता रहा हूँ, आवाज में अच्छा अच्छा, हाँ, और कोई आने वाला है, नहीं आने वाला तो अकेले में खड़ा होकर छुट्टी कर देंगे। जाओ शिवांश को पूछ लो, है ना? शिवांश आने वाला है क्योंकि, ठीक है? हाँ जी, और कोई क्वेरी समझ में आ गया अच्छे से? हाँ भाई, देखिए डिविडेंड डिसीजन जो अभी आप पूछ रहे हो वो क्या है? जब भी हम प्रॉफिट करते हैं तो उन प्रॉफिट को होने के बाद में हम कैसे डिस्पोज करेंगे, यानी कैसे अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स के बीच में बांटेंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है? तो डिविडेंड डिसीजन में 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जो बांटा जाएगा, है ना, और एक वो हिस्सा जो रिटेन किया जाएगा। तो बेटा बांटने वाले हिस्से में भी 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जिसको तुम रोक नहीं सकते, हमेशा बांटना ही पड़ेगा। कौन सा? वो है क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट का और प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का। और एक वो वाला हिस्सा जो होता है इक्विटी शेयर का, जिसको तुम कम ज्यादा भी कर सकते हो और पूरी तरह गायब भी कर सकते हो, समझे? तो जिस हिस्से को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड, उसको ही कम ज्यादा करके कंपनी रिटेन अर्निंग निकालती है, क्लियर? यानी कायदे से कंपनी जो भी प्रॉफिट कर रही है वो सारा प्रॉफिट किसका होता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स का होता है, इंटरेस्ट कट जाने के बाद, यानी क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट पे ऑफ कर देने के बाद, है ना? लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास में रखती भी है ना? और उनका डिविडेंड मेंटेन करने के लिए भी ऐसा करती है, क्लियर? तो जो रिटेन अर्निंग वाला पैसा है वो पैसा है जिस इक्विटी शेयर का डिविडेंड कम करके कंपनी ने बिजनेस में वापस लगा दिया, क्लियर? समझ में आ गया? अब कंपनी जो डिविडेंड देती है हर बार का, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो किस बेसिस पर देखे जाते हैं, ठीक है? फैक्टर्स फैक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहला अमाउंट ऑफ अर्निंग, यानी कंपनी डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड करेगी कि कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है। अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड देगी, और कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड देगी। मतलब आपको इस तरीके से एरो लगा के बुक में जो है लिख लेना चाहिए, है ना? कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, ठीक है? एरो लगा के जो मैंने तरीका बताया था वो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी स्टेबल अर्निंग कर रही है, यानी हर बार उसको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा होता रह रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी स्टेबल अर्निंग अगर रखती है तो ज्यादा हाई डिविडेंड देने की कोशिश करेगी। मतलब अगर कंपनी हमेशा अर्निंग कर लेती है तो प्रॉफिट को धीरे धीरे करके शेयर होल्डर्स के लिए भी बढ़ाएगी, यानी हर बार शेयर होल्डर्स का डिविडेंड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगी, ठीक है? और अगर कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है तो कंपनी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करेगी, है ना, उसे लगभग सेम रखने की कोशिश करेगी, ठीक है? समझ गए? तो इसको अगर मोटा मोटा समझना है तो ऐसे करके कह सकते हो, स्टेबल अगर अर्निंग है कंपनी की तो प्रॉफिट को ज्यादा इंक्रीज करती है कंपनी, और अगर अर्निंग अनस्टेबल है तो कंपनी कम इंक्रीज करती है, लेकिन इक्विटी शेयर की अर्निंग को बढ़ाना तो पड़ेगा, समझ गए? ठीक है? अगर अर्निंग स्टेबल है तो ज्यादा इंक्रीज करेंगे, और अर्निंग अनस्टेबल है तो कम इंक्रीज करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट
स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड की स्टेबिलिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मैं शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देता चला जा रहा हूं तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा डेवलप होगा, उनके बीच में कंपनी की रेपो बढ़ रही है इसलिए, ठीक है। तो कंपनी अपनी रेपो को बनाए रखने के लिए, रेपो को इम्प्रूव करने के लिए डिविडेंड दे रही है। तो अब ये मानिए कि अगर शेयर होल्डर्स को ये लग रहा है कि यार कंपनी की रेपो खराब हो रही है क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है, तो उनकी डिविडेंड अनस्टेबल नहीं रखेगी कंपनी, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रखेगी, ठीक है। और अगर कभी भी शेयर होल्डर्स कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, कंपनी को लेके उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो कंपनी उन्हें कम डिविडेंड भी दे सकती है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर शेयर होल्डर्स शिकायत ज्यादा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा डिविडेंड वगैरह क्यों नहीं देते हो प्रॉपर टाइम से, या ज्यादा बढ़ाते क्यों नहीं हो, तो कंपनी स्टेबल रखेगी डिविडेंड को। और अगर कोई शिकायत नहीं कर रहे तो कंपनी अनस्टेबल भी कर सकती है डिविडेंड। हाँ, मतलब कंपनी कम ज्यादा कर सकती है मूड के अकॉर्डिंग, शेयर होल्डर्स का मूड क्या है, सही है। अगर शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो ज्यादा डिविडेंड, और अगर शेयर होल्डर्स को कम कॉन्फिडेंस है तो ज्यादा डिविडेंड देगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो एक आध बार कम डिविडेंड दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी के सामने कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कम डिविडेंड देगी, और अगर कोई बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ज्यादा डिविडेंड देगी, सही है। नमस्कार सर। नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी का कैश फ्लो कैसा है? अगर कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो डिविडेंड ज्यादा, और कैश फ्लो बेकार है तो डिविडेंड कम, सिंपल सीधा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स रेगुलर इनकम चाहते हैं, अगर वो रेगुलर इनकम मांग रहे हैं आपकी, है ना, तो कंपनी डिविडेंड को रेगुलर ही रखने की कोशिश करेगी। और अगर शेयर होल्डर्स डिविडेंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंपनी एक आध बार उनका डिविडेंड कम कर सकती है, ये बोल के कि भाई हमने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में पैसा डाला हुआ है, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर नहीं, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस में आ गया है, अगर शेयर होल्डर ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो स्टेबल अर्निंग दो, तो कंपनी उनके डिविडेंड को चाहे कम रखे लेकिन हर साल रखेगी। और अगर शेयर होल्डर यूं कह रहे हैं कि हमें अनस्टेबल डिविडेंड दे दो लेकिन ज्यादा बढ़ाओ, तो कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगा देगी, मतलब अनस्टेबल कर देगी डिविडेंड, ये। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स जो है डिविडेंड के ऊपर हाई है ना, टैक्स अगर हाई है तो कम डिविडेंड देंगे, है ना, और अगर टैक्स कम है तो ज्यादा डिविडेंड देंगे। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स अगर हाई है तो लोगों को खुद भी डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, नतीजा लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। अब कंपनी ये सोचेगी कि भाई हमने उनको डिविडेंड भी दिया और मजा भी इनको आया नहीं, तो बेकार है ना। तो अगर वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो डिविडेंड का हिस्सा कम रह जाएगा, इसीलिए कंपनी डिविडेंड तब डिक्लेयर करती है ज्यादा जब टैक्स कम रखा हो गवर्नमेंट, है ना। टैक्स कम डिविडेंड ज्यादा, टैक्स ज्यादा डिविडेंड कम, ऐसे याद कर लो। ऐसी सिचुएशन पे नहीं देती ना जहाँ टैक्स ज्यादा हो, नहीं देती, नहीं कम देती, हाँ, ठीक है। नमस्कार सर। डिविडेंड अनुभव की यहाँ बात हो गई थी, अनुभव, हाँ, कौन सा अनुभव? वो आपकी कोचिंग ओके चलिए, टैक्सेशन पॉलिसी हमने पढ़ लिया। आगे आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में बताया गया कि अगर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट को बुलिश में देख रहे हैं तो हाई डिविडेंड दे सकती है कंपनी, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो कंपनी कम डिविडेंड दे सकती है, क्लियर। बुलिश मतलब ऊपर जा रहा है स्टॉक मार्केट तो हाई डिविडेंड, और नीचे जा रहा है तो लो डिविडेंड, सही है। तो फार, हाँ जी। नेक्स्ट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। रेप्यूटेड कंपनी जो है वो जनरली कैपिटल मार्केट पे एक अच्छी एक्सेस रखती है, अगर कंपनी की रेपो बहुत अच्छी है तो डिविडेंड हाई ही देना पड़ेगा, है ना, वरना रेपो गिर जाएगी। और अगर कंपनी की रेपो थोड़ी सी कम है तो कंपनी अपनी डिविडेंड को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर कंपनी की रेपो बहुत ज्यादा अच्छी है तो कंपनी का डिविडेंड तो हाई रहता है लेकिन स्टेबल रहता है, मतलब कंपनी बहुत ज्यादा बढ़ाती नहीं। और छोटी कंपनियां, इनका डिविडेंड लो रहता है लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाती हैं ताकि इन लोगों के शेयर्स ज्यादा बिके, नहीं समझे, ऐसे समझो। जैसे कि एक बड़ी कंपनी है, उसका शेयर है 2,500-3,000 रुपए का, है ना, तो कंपनी उसके ऊपर जो डिविडेंड देगी ना वो 10% देगी, 12% देगी, फिर 14-16 इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कूदती है। और छोटी कंपनियां पहली बार में डिविडेंड दिया 5%, अगली बार में दिया 10%,
है ना। तो इस तरीके से वो ज्यादा लंबा लंबा कूद मचाती हैं छोटी कंपनियां, ताकि वो अपनी गुडविल अर्न कर सके। मतलब आप ये समझ लीजिए कि डिविडेंड देने से गुडविल बढ़ती है, हाई डिविडेंड देने से। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शायद संभव ने ज्वाइन किया है, नहीं अन्वेषा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लीगल कॉन्स्टेंट्स। देखिए कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कभी कभी कंपनीज एक्ट ने कह भी रखा है कि नहीं इतने से ज्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते हो, तो जो रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, कभी कभी कंपनी ने लोन ले रखा होता है कहीं से, तो लोन लेने के बाद में बैंक उस पर कॉन्स्टेंट लगा देती है कि भाई ऐसा है, हमारा जो इंटरेस्ट है बैंक का वो 15% का है, तो तुम अपना जो भी डिविडेंड दोगे वो 5 या 6 या 10 जो भी वो रखा है उससे ज्यादा नहीं दोगे कभी भी। तो कंपनी उतने टाइम तक जितने टाइम तक लोन नहीं चुक रहा है तब तक जो है डिविडेंड को लो रखती है। क्लियर। ये हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारे के सारे आपने पढ़े। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन का कंट्रोल कंसिडरेशन। एक सेकेंड। ये कंट्रोल, मोर डिपेंडेंस ऑन। देखिए यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन होता किस चीज का है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन ये है कि कंपनी अपने पैसे कहां से उठाएगी, डेब्ट से, इक्विटी से। तो बेटा सबसे मोटी बात तो ये समझ लो कि फाइनेंसिंग डिसीजन के एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे होते हैं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि जब फाइनेंसिंग डिसीजन आता है ना तो ये और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन, तो लगने देना, आंसर भी इनके एक जैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। बस इसमें जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्लियर है। तो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को याद कर रहे हो तो वैसा ही आप फाइनेंसिंग डिसीजन का भी याद कर सकते हो, सेम ही रहेगा। कंट्रोल में इसमें कहा गया है अगर कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि भैया कंट्रोल हमारे पास में ज्यादा रहे तो कंपनी डेब्ट इशू करेगी, है ना। क्लियर। और अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें अपना कंट्रोल दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंपनी इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है। क्लियर। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है बताया मैंने अभी कि कंपनी क्या इशू करेगी, डेब्ट या इक्विटी। सही है। तो अगर लोगों को कंट्रोल इशू है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो कंपनी डेब्ट इशू करती है, और अगर उनको कोई इशू नहीं है और बाहर के शेयर होल्डर्स को भी वो वेलकम करते हैं तो कंपनी और शेयर होल्डर्स मंगा सकती है और इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषा कोई चीज पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। पूर्णिमा आपने कुछ व्हाट्सएप किया है। ठीक है। इसको बंद करूं फाइल को, आगे खोलें। चलिए ये पूर्णिमा की 2 फाइल हैं, जरा ये देख लेते हैं एक बारी। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अभी इसको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो कौन से होते हैं, पता है आपको। हाँ जी। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड चीज है। ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मिस्टर सेठ ने क्या चीज बताई हुई है वो इसमें बताया गया है, पूछा गया है। ठीक है। और 4 फैक्टर्स बताए गए हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा है और फिर उसके 4 फैक्टर्स बताओ, ये क्वेश्चन है। क्लियर। जाहिर सी बात है फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ रहे हैं तो बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग किसमें आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, और एक होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग कोई नहीं होता, है ना। तो 3 हेडिंग्स हमारी शॉर्ट आउट हो गई जिसके अंदर से हमें निकालना है। ठीक है। अब केस पढ़ लेते हैं एक बारी। केस क्या है। अ बिजनेस दैट डज नॉट ग्रो डाइज, यानी एक बिजनेस जो ग्रो नहीं करता वो मर जाता है, ये मिस्टर शाह बोलते हैं। ये शाह मार्बल लिमिटेड के ओनर है। सही है। इन्होंने 36 मंथ्स ग्रैंड सक्सेस के बिताए
और जो कैपिटल बेस है वो है 80 करोड़। सही है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो कंपनी है वो कैश फ्लो को अच्छा जनरेट कर पाई। सही है ना। जो उसकी फिक्स कॉस्ट थी, यानी जो फिक्स कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन था, यानी जो कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, वो उसको आराम से पूरा कवर कर पा रहे थे, लेकिन बफर भी क्रिएट कर पा रहे थे, यानी कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश भी आ रहा था। तो कुल मिला के कैश फ्लो पोजीशन वो पॉइंट आ रहा है इसमें। क्लियर है। फिर कंपनी जो है वो ग्रोथ पाथ पर है, और जो नई ब्रीड है कंज्यूमर की वो ईगर है इटालियन मार्बल को शाह मार्बल्स लिमिटेड के द्वारा बेचे जाने के लिए। ये शाह मार्बल्स इटालियन मार्बल भी बेचेगी। क्लियर। डिमांड को मीट करने के लिए जो मिस्टर शाह है उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को एक माइन एक्वायर करके एक्सपेंड करेंगे, यानी बिजनेस एक्सपेंशन चाह रहे हैं वो। तो बेटा माइन एक्वायर करना यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है। ठीक है। इसके लिए कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है 120 करोड़ के। एडवाइस लेने के लिए इस मैटर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर सेठ को बुलाया है, जिसने एडवाइस किया कि वो इक्विटी 40% और डेब्ट 60% रेज कर ले, है ना। मिस्टर सेठ ने सजेस्ट किया कि वो लोन लेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, है ना, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वो कम रहती है ना। आगे तो इससे जो है फाइनेंशियल रिस्क जो है वो बेशक बढ़ जाएगा, लेकिन जो रिटर्न है इक्विटी शेयर होल्डर का वो भी बढ़ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर बहुत खुश होंगे ना। उसने ये भी बताया कि जो डेप्ट का इशू है उससे जो इक्विटी शेयर्स का कंट्रोल है वो भी डाइल्यूट नहीं होगा, है ना। एट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है टैक्स का वो भी डिडक्टेबल होता है ना। तो जो डेप्ट है वो ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा मिस्टर स्टेट कह रहे हैं। तो ड्यू डेलिब्रेशन के बाद में मिस्टर स्टेट के साथ मिस्टर शाह ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर मिस्टर शाह जो है वो पूरा का पूरा पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ गया फैक्टर एक्सपेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ। क्लियर। बहुत बड़ा डिसीजन है, दैट्स व्हाई। क्लियर। अगर यहाँ पर केवल किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही कह रहे होते तो फैक्टर एक्सपेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाता, आंख बंद करके, है ना। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, इक्विटी और डेब्ट दोनों की बात कर रहे हैं एक साथ। तो फैक्टर एक्सपेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्लियर। समझ में आ गया। तो अब इसमें पॉइंट्स आएंगे, तो कैश फ्लो पोजीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हो गया, रेट ऑफ रिटर्न हो गया, कंट्रोल कंसिडरेशन हो गया, है ना। फिर आपका जो है टैक्स हो गया। चलो और तेज, ये सब चीजें आ जाएंगी। और तेज बोलिए सर, आवाज पहुंचेगी। हाँ आप पढ़ा रहे आ रही है। बहुत तेज बोल रहा हूँ मगर नालायक और तेज तेज ठोक रहा है, क्या करूं। हाँ भाई समझ में आ गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन। चला गया मैं घर के लिए, बताइए। मैं भारी हूँ, मतलब भारी खड़ा हूँ। पूर्णिमा एक और क्वेश्चन पूछा है तुमने। अरे हाँ हाँ हाँ, आइए तो देखिए भाई। सर देखिए क्या बुलंद आवाज थी। एक बार को मैं डर गया। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल जाओ इधर से। मिस्टर संजय नेहरा चेयरमैन है तरन बैंक के। इसमें पूछा क्या गया है ये देख लीजिए। लाइंस को कोट करके ये बताना है कि कौन से दो फंक्शन सेबी के आ रहे हैं। ठीक है। चलो तो मिस्टर संजय नेहरा चेयरमैन है तरन बैंक के। बैंक अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही है, शेयर होल्डर्स खुश भी हैं और बैंक रेगुलर डिविडेंड भी देती है। ठीक है। जो मार्केट प्राइस शेयर का वो धीरे धीरे करके बढ़ भी रहा है। बैंक जो है वो देना बैंक को टेक ओवर भी करने वाली है। मिस्टर संजय नेहरा ये जानते हैं कि जो शेयर है तरन बैंक का वो इस अनाउंसमेंट से और बढ़ेगा।
तो बैंक का पार्ट होते हुए वो अलाउड नहीं थे कि शेयर्स को खुद खरीदें, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड से शेयर्स को खरीदवा लिए, तो ये गलत बात है। तो उन्होंने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग करना गलत बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेबी है वो कौन सा फंक्शन लगाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग पे पेनल्टी लगा रही है सेबी, तो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया जिसमें सेबी ने पीनल एक्शन ले लिया। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो सेबी का ही हो गया कि वो पीनल एक्शन ले रहे हैं। दूसरा, सेबी ने रेगुलर इंस्पेक्शन के बारे में रखा और इंक्वायरी करने के बारे में भी रखा और रेगुलेशन भी बनाएंगे उसके बारे में भी रखा, तो यहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शन भी आ गया। तो दो फंक्शन आ रहे हैं, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना तब हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है बताइए। और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? अन्वेषा की क्वेरी है वो बता देते हैं। अन्वेषा बस डाउनलोड हो रहा है। अन्वेषा आवाज तो आ रही है मेरी? यस सर। अन्वेषा ये वॉइस वाला आपने पूछा है? यस सर। अन्वेषा एम आई ऑडिबल? यस सर। ये वॉइस वाला आपकी आवाज नहीं आ रही है अन्वेषा। हेलो हेलो अन्वेषा, एम आई ऑडिबल? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, यस या नो लिख कर भेज दो चैट में, है ना? अच्छा चैट भेजिए, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली ये मैंने अभी भी बता दिया और ये रिकॉर्डेड भी है, तो तुम रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, और किसी ने पूछा? बस दैट्स इट। और क्वेरी भेज दो भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेरी हमारी है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं उसको लेकर है। ठीक है, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, कोई भी हर्डल या ब्लॉकेज, यानी अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से और हर्डल आ रहे हैं बीच में, तो जो छोटे हर्डल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉइज। यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो तो बन रहा है लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाता। जैसे इमेजिन करिए कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी राइटिंग बहुत छोटी सिकुड़ी और गंदी सी है, तो उसकी वजह से उनकी राइटिंग समझ में तो आती है टीचर के, लेकिन टीचर को उनकी राइटिंग सुन के सर में दर्द होता है देखकर, है ना? लेकिन वो अल्टीमेटली समझ लेता है कि क्या लिखा था इन्होंने। तो जो मैसेज था वो तो ट्रांसफर हुआ लेकिन पूरी तरह अच्छी तरह ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अगर मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ना, समझ में भी आ रहा है, छोटी प्रॉब्लम राइज हो रही है जैसे कि गंदी राइटिंग, तो वो नॉइज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ बड़े हर्डल्स होते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, ये जो मैंने डीलिंग दी ना नॉइज वाली, ये बेटा इसलिए दी है क्योंकि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में ना आदमी डायरेक्ट बैरियर बताता है और उसके एक्सप्लेन कर देता है 2-3 लाइन में और आंसर खत्म हो जाता है, इसलिए आप बताइएगा, है ना, कि नॉइज क्या है। क्लियर? तो नॉइज की डेफिनेशन याद कर लेना, ये एक ऐसी चीज है क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा आता है ना? बहुत सारे सैंपल पेपर हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सारे सैंपल पेपर के अंदर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। बेटा सिमेंटिक बैरियर होता है बेसिकली लैंग्वेज को लेकर, किस आदमी जो भी चीज कहना चाह रहा है उसके डबल मीनिंग हो सकते हैं, या जो लैंग्वेज है आपकी उनका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो गलत बैठ रहा है, वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो चीज आ जाती है। तो सिमेंटिक बैरियर बेसिकली लैंग्वेज को लेकर। क्लियर है? डबल मीनिंग बात हो सकती है, एक्सपीरियंस एजुकेशन की वजह से चीजें चेंज हो सकती हैं, वो है आपकी सिमेंटिक बैरियर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, रीजन क्या है? देखिए बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कभी आपने मैसेज को सही तरीके से लिखा नहीं है तो ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो जाता है, ये सिमेंटिक बैरियर का एक रीजन है। देन है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, यानी आपने एक सिंबल लगा दिया जिसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज।
देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, किसी इंसान ने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो वो गलत हो गया। देन आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कभी कभी आप क्लैरिफाइड नहीं कर रहे हो, मतलब कुल मिला के ऐसी लैंग्वेज के अंदर दे रहे हो जो डबल मीनिंग क्रिएट कर सकती है, तो आप ये इसमें दे सकते हैं साफ साफ। देन अच्छा, डबल मीनिंग को डबल मीनिंग मत लिखिएगा बेटा, उसमें आप लिखिएगा एम्बिगुअस मीनिंग, है ना, या द मैसेज दैट इज क्रिएटिंग एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग, सही है, एम्बिग्यूटी लेकर आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, हमको ठीक है। वीडियो कॉल आई है, शादी की इतनी खुशी है कि इतना एक्साइटेड है कि शादी है कल मेरी। अरे वाह, बेहतरीन। अब पता चले, एक हफ्ते बाद पूछूंगा शादी के। आज नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप जो चीज बोल रहे हो, आपकी लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक वो जो वर्बल होती है और एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज से भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे रीजंस थे सिमेंटिक बैरियर्स के। देन आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर में इमोशनल फैक्टर आ जाता है, यानी कोई भी इंसान एक मूड में नहीं है किसी भी चीज को समझने के, सुनने के, तो वो उसका कम्युनिकेशन यूं करके खराब हो जाता है। अब आप सोचिए, आप में से कुछ लोग हैं, है ना, जिनकी कजिन वगैरह का इशू है, कुछ लोग को वैसे गुस्सा आता रहता है। अब सोचो ऐसा कोई इशू चल रहा है, तो हम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो मान लो, है ना, तो क्या वो अपने उस मूड के साथ में उसको अच्छे से सुन पाएंगे? नहीं। नतीजा, सबसे पहले उनको शांत करना पड़ता है, उनके मूड को शांत करना पड़ता है, तब जाके पढ़ाई वाला मूड बन पाता है, वरना पढ़ाई वाला मूड एकदम से नहीं बन पाएगा। सो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, क्लियर है। आदमी एंग्री मूड में है, ट्रबल्ड यानी कि बहुत चिंतित मुद्रा में है, या आदमी किसी और चीज में दिमाग लगाए हुए है, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। मतलब कुल मिला के सामने वाला आदमी जब तुम्हारी बात को सुन रहा है तो उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है ना, उसकी तुमसे कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, तो उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, वो हो जाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, क्लियर। नेक्स्ट, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, यानी आदमी जल्दबाजी में प्री मैच्योर इवेल्युएट कर लेता है कि हाँ हाँ बस बस मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, और मत बताना, तो इस तरह के लोग। देन लैक ऑफ अटेंशन, आदमी अटेंशन ही नहीं है। देखो, अब यहाँ पर वो कुर्सी पर बैठी हुई आंटी पका रही है, दुनिया भर की बातें कर रही है, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो सो रहा है ना, ये चीज है। देन लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, मतलब हम जो है जब बातों को ट्रांसफर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब जैसे अन्वेषा है हमारे पास में कॉल पर है, वो अब क्या पता कि रजाई में लेटकर आराम से सो गए हो, पता नहीं चल रहा है ना, बट द थिंग इज कि जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, लेकिन रिटेंशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देन आता है डिस्ट्रस्ट, दोनों के एक दूसरे के विश्वास नहीं है। अब देखो, मैंने इनके पर विश्वास नहीं किया, कजिन वाले लोगों से हैं या अन्वेषा है ना, तो इन पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये तो अच्छे से सुनेंगे ही नहीं, तो मेरा अच्छे से बोलने का फायदा क्या, ठीक है। तो आदमी इस वजह से भी, सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट की वजह से ना बोलें, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया आपका, क्लियर। देन आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ये है कि जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के रेड टेपिज्म या ब्यूरोक्रेसी की वजह से अपने मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाते हो प्रॉपर, या वो डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, सही है, उसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, अगर ऑर्गेनाइजेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड है और सारे के सारे मैसेजेस सेंट्रल अथॉरिटी के पास में से ही जाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कम्युनिकेट कैसे करके करें, ठीक है, मैसेज कैसे आगे बढ़े। देन आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रिक्टली चेन ऑफ कमांड के जरिए होता है, कि आपको एक कमांड पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ेगी तब जाके कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते करते भी कभी लेट हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। देन स्टेटस, कुछ जो सुपीरियर हैं वो रेडी नहीं होते कि जल्दी से हम सबऑर्डिनेट की बात सुन लें, तो आदमी स्टेटस की वजह से भी बहुत देर में चीजें सुन पाता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उससे भी रेड टेपिज्म आ जाता है। मतलब कुल मिला के इसमें दो चीजें, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की वजह से ऐसा होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है पर्सनल बैरियर। बेटा ये पर्सनल बैरियर वही वाला है जिसमें तुम दुश्मनी की वजह से वो चीजें नहीं सुनना चाहते हो। पर्सनल फैक्टर्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में कि वो एक दूसरे की बातें सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नापसंद हैं जो पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करते,
है ना। अब अगर कोई बच्चे पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो मैं उसको पढ़ाने में भी एंथुसियाज्म नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में पास्ट एक जानता हूं कि भाई ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो ये पढ़ेगा ही नहीं, है ना। नतीजा मैं उसको हटा ही दूंगा कि भैया तुम रहने दो, तुम पढ़ो ही मत, तुम आओ ही मत बैच में। दिस इज द थिंग। तो पर्सनल बैरियर ऐसा हो गया कि दोनों एक दूसरे को अपने रास्ते से जल्दी से जल्दी हटा देना चाहते हैं। क्लियर है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहते, इस चीज का डर है। ठीक। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उस आदमी के सामने कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो आदमी हमें अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे इमेजिन करिए कि आपको कोई जो टीचर है या प्रिंसिपल मैम है मान लो, वो ऐसे लगती है कि उनके सामने आते ही आप अपना जो बोलना चाहते थे वो भूल गए क्या बोलना है, कॉन्फिडेंस लूज कर गए, तो पर्टिकुलर पर्सन की वजह से है। तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है। मतलब कुल मिला के जो ग्रज है, यानी आपसी दुश्मनी, केवल वो नहीं आ रहा है इसमें, किसी पर्सन को लेकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है अपने आप, वो भी इसमें आ जाती है पूरी। ठीक है। अनविलिंग टू कम्युनिकेट, सबॉर्डिनेट जो है वो अनविलिंग हो जाए कि नहीं मैं उस सुपीरियर से तो बात नहीं करूंगा, वो बदतमीज है, वो सुनता नहीं है, वो ये वो है ना, इस तरीके की चीज है ना। कुछ लोग हैं अब जैसे वो अनविलिंग हो जाए कम्युनिकेट करने के लिए कि अरे वो तो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं सुनते हैं, कभी कभी बताते हैं, जब देखो कजिन कजिन करते रहते हैं, मैं तो उनसे पूछूंगी ही नहीं। ये तो अनविलिंगनेस हो जाती है कम्युनिकेट करने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कभी कभी इंसान को सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही होती कि भाई मुझे पैसे ही नहीं मिलते तो मैं बोलूं ही क्यों, मैं प्रॉब्लम ही क्यों बताऊं, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब कुल मिला के सारी वो वाली चीजें आ गई जो इंसान पर्सनली लेता है। ठीक है। अगर कोई इंसान पर्सनल इशू, पर्सनल प्रॉब्लम के रूप में ले रहा है, वो सब इसमें आ जाएगा। क्लियर टू ऑल। चलिए, इसके बाद में इंप्रूवमेंट है, कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो आइडियाज को कम्युनिकेशन से पहले क्लैरिफाई करके रखो, रिसीवर क्या चाहता है उसको कंसीडर करो और उसके हिसाब से ही बोलो। अब जैसे आप सब लोगों को मेरे बोलने से नहीं मानोगे, ये पीपीटी देखकर ही मानोगे, तो मैं पीपीटी दिखाकर फिर समझा रहा हूं ताकि आपकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए जरा प्रॉपर तरीके से, है ना। दूसरों से कंसल्ट करो, कम्युनिकेट करने से पहले पूछ लो कि हाँ जी हम ऐसे करके बोलेंगे तो सही रहेगा या नहीं, तब बोलो। ऐसे नहीं कि यूं ही बोलना शुरू कर दिया। वेयर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज और टोन का सही इस्तेमाल करो, टोन तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए, ऐसी टोन का गलत इस्तेमाल होगा तो सही नहीं है। अब जैसे इमेजिन करो कि कोई इंसान अपने बॉस से बात कर रहा है और बॉस से बात करने के टाइम पे ही वाज यॉर्निंग, एक बार बेचारे ने उबासी लेने में बॉस को क्या लगेगा, ये मेरी बातें बोरिंग है, ये मेरे को ध्यान से नहीं सुनना चाहता है, और पर्सनल बैरियर खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प, जो भी हेल्प वाली चीजें हैं और जो वैल्यूज हैं वो लिसनर को बताइए, है ना, ताकि वो आपके ऊपर ध्यान दे, है ना। अब ये दीदी हैं देखिए, वो अपने कजिन से बात कर रही है ना, लेकिन यहाँ पर जो बॉस है, उनके टीचर समझ लो, वो इनके मुंह पे चिल्ला रहे हैं लेकिन वो सुन ही नहीं ध्यान से। तो जब तक बॉस कोई काम की बात नहीं कहेंगे तब तक वो ध्यान नहीं देंगे, ये चीज है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर फीडबैक, जो सेंडर है वो अपनी बात को कह देने के बाद फीडबैक जरूर ले कि उसे समझ में आया नहीं, बेटा समझ में आ गया, चलो। तो ये फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, फीडबैक अगर आप नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आता ठीक से। देन कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर कम्युनिकेट करिए, यानी कम्युनिकेशन इस चीज पर एम करना चाहिए कि फ्यूचर गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे अच्छे से, और फॉलो अप लेते रहिए। यानी जब तुमने कम्युनिकेट कर दिया मैसेज को, लोगों ने काम शुरू कर दिया, तो उनसे समय समय पर पूछते रहो। जैसे कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए यहाँ पे, तो मैं घूम घूम कर देखता रहता हूँ कि कौन कैसे कैसे लिख रहा है, तो मैं फॉलो अप ले रहा होता हूँ कि मैंने जो कम्युनिकेशन किया वो इन लोगों ने कितना अच्छे से सुना, है ना। फिर मैं पूछता हूँ कुछ लोगों से, बेटा तुमने कितना लिखा, अभी तो शुरू किया है, 2 लाइन हो गई, है ना। तो इस तरह की चीजें, तो एक आध लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, पिटने वाले काम, ठीक। लेकिन मुझे पता चल रहा होता है कि मेरा कम्युनिकेशन पूरा रहा, लेकिन इनका लिसनिंग वो प्रॉब्लम में आ गई, क्यों, साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से। क्लियर। और साइकोलॉजिकल बैरियर का ही मैंने आपको एक रास्ता दिया था कल, जो मैंने आपको एक बनाने के लिए दी थी चीज। ठीक है, समझ में आया। चलिए, एनी अदर क्वेरी टू एनीवन।